दोस्तों, आज का लॉक टॉक बड़ा ही खास है। मैं बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित हूँ कि हमारे साथ जुड़ रही हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से अनीता शाह, एक 54 वर्षीय महिला, सामान्य गृहिणी पर अच्छी सोच, अच्छी बात, अच्छे काम की प्रेरणा जिन्हें विरासत में मिली और उनके जो सोच विचार पे उन्हें जो विश्वास था उससे भी कई ज्यादा विश्वास था उनके लाइफ पार्टनर को, धीरेन जी को। उन पे बहुत ज्यादा विश्वास था। बचपन में उन्हें मिली विरासत में विपश्यना की साधना। उसके बाद विपश्यना के आचार्य श्री गोयंका जी से एक मुलाकात में उन्हें आशीर्वाद मिले और वो बच्चों की ध्यान टीचर बनी। बच्चों को आना पान ध्यान देना 2005 से उनके पति धीरेन जी की तबीयत कुछ खराब रहने लगी और इसलिए लगातार 3 सालों तक वो सिर्फ उनके साथ ही रहीं। एंड अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट हर हस्बैंड, बट आई एम श्योर कि धीरेन जी और अनीता जी की अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया है कि आज भी धीरेन जी जहाँ भी होंगे अनीता जी के साथ डेफिनेटली दिल से जुड़े ही होंगे। तो इन्होंने अपनी जिंदगी में विपश्यना के साथ साथ जीवन विद्या और ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सब का जो सेटअप किया है, like she has organized, she has developed and she has motivated so many lives. So like the best part about her Jeevan Vidya, one thing I would like to say that जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद पर आधारित है, राइट, जिसके प्रणेता श्री ए नागराज जी हैं। और आज इस दर्शन से निकली मानवीय शिक्षा वस्तु को सभी आईआईटी ने वैल्यू एजुकेशन के नाम से और दिल्ली शिक्षा विभाग ने अपने हैप्पीनेस करिकुलम में शामिल किया है। तो आइए जानते हैं, सुनते हैं अनीता जी की बातें और समझते हैं कि कैसे ये इतने बड़े काम बड़ी आसानी से कर लेती हैं। अनीता जी, हम सब जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे जीवन विद्या ये क्या है, इसके बारे में आप हमें सविस्तृत जानकारी दें। नमस्ते रीटा दीदी, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, आप मेरे को याद किए। और मैं ये भी बता दूं कि मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो अपन शुरू करते हैं। आप जो मेरे से अपेक्षा रखते हैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसको खरी उतरूं। जीवन विद्या क्या है ना? तो वैसे तो ये बहुत बृहद विषय है, चूंकि अब समय की सीमा को देखते हुए मैं बहुत शॉर्ट में एक ग्लिम्स दे देती हूँ कि जीवन विद्या जीवन को समझने की विधि है ना। जैसे अपन बोलते हैं कि मानव जीवन और शरीर के सह अस्तित्व में है, मतलब उसके पास वो 2 सच्चाइयों से बना हुआ है, एक शरीर है और एक जीवन है। तो जीवन को अपन जैसे कई नामों से जानते हैं, कोई मन बोलता है, विचार है, इच्छा है, बुद्धि है, आत्मा भी बोलते हैं। तो ये सारे जीवन के अंग अवयव है। तो इनको समझने की विधि है जीवन विद्या। जैसे अगर आप देखोगे कि आज की जितनी भी समस्या है, व्यक्ति से लेकर परिवार, समाज, प्रकृति के असंतुलन तक, यदि अपन देखेंगे तो कहीं ना कहीं मानव की ही नासमझी है वो। तो नासमझी बोल रहे हैं तो इसका मतलब शरीर में तो कोई समझ होती नहीं है। तो हमारे अंदर जो एक सच्चाई है ना, जो दिखाई नहीं देती है, तो कहीं ना कहीं समझ और नासमझ का ही मामला है। तो यदि हम जीवन को नहीं समझते हैं तो जीवन हमारे लिए भी संघर्ष है और हमारे अपनों के लिए भी। और यदि हम जीवन को समझ जाते हैं तो जीवन मेरे लिए भी उत्सव है और वो परिवार, समाज, प्रकृति तक के लिए उत्सव है। तो इसको थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि जैसे जीवन और शरीर 2 अलग अलग चीज है, दोनों के नियम भी अलग हैं, दोनों की आवश्यकताएं भी अलग है। जैसे हम सब ये देख सकते हैं कि शरीर की आवश्यकताएं भोजन है ना। क्यों? क्योंकि शरीर को अगर अपन देखते हैं तो शरीर एक सीमित है, आंखों से दिखाई देता है, तो इसकी जितनी भी जरूरतें हैं वो आंखों से दिखाई देगी। जैसे भोजन है, रोटी, कपड़ा, मकान है ना, मकान है, कपड़े हैं। लेकिन जिसको हम जीवन बोल रहे हैं, मन है, विचार है, इच्छाएं हैं, ये नहीं दिखने वाली चीज है और निरंतर है। तो इसकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो निरंतर होगी। तो इसकी आवश्यकता है भाव, है ना, सम्मान, विश्वास, स्नेह,
अगर मुझे सुबह सम्मान मिल गया है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं बस अब हो गया, मुझे शाम को आप सम्मान नहीं भी करोगे तो चलेगा, ऐसा नहीं होता है, वो तो मुझे निरंतर चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है ना, मानव के अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या चीज मेरे मन की जरूरत है और क्या चीज मेरे शरीर की जरूरत है। तो शरीर की जरूरतों से मन को भरने का निरर्थक प्रयास कर रहा है ना। जैसे उसको पता है भोजन करने से मेरी भूख मिटेगी, ये सही है, लेकिन भोजन से सम्मान, तो हमारी रोटियां 50 प्रकार की हो जाती है। अगर मुझे कपड़े से मेरे शरीर की सुरक्षा होती है, पर कपड़े से सम्मान, तो 4 जोड़ी कपड़ा 400 में बदल जाता है। और अगर मुझे लगता है जैसे मकान मेरे रहने के लिए, लेकिन यदि वो सम्मान के लिए हो जाए तो मकान के साइज बढ़ जाते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और इसके कारण जो मेरा कार्य व्यवहार है वो मैं कहीं भी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे है ना। तो ये जो हमारी दिनचर्या है जिसमें हम कार्य प्रधान जी रहे हैं और चाहिए हमको प्यार, सम्मान, स्नेह, तो ये ऐसी बात हो गई कि मुझे जाना बॉम्बे है और मैं बार बार कलकत्ता की ट्रेन में बैठ रही हूँ। तो यदि मुझे मुंबई जाना है तो मुझे मुंबई की ट्रेन में ही बैठना पड़ेगा, चाहे मैं 1000 बार कलकत्ता की ट्रेन में बैठ जाऊं, मैं कभी मुंबई नहीं पहुंचूंगी। तो यदि मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, तो हमको कहीं ना कहीं जीवन को समझना होगा कि जीवन की आवश्यकता यदि सुख है, शांति है, तो उसको पाने का तरीका भी अलग है। तो इस प्रकार जीवन विद्या कार्य और व्यवहार की एक निश्चित दिनचर्या हमको बना के देती है। तो हम लोग ये देख पाते हैं कि जब हम काम करते हैं तो हमारे अंदर क्लैरिटी है कि ये शरीर के लिए हो रहा है और मुझे सुख चाहिए, तो उसमें हम व्यवहारिक नियम को समझ पाते हैं और व्यवहारिक नियम को जी पाते हैं। तो इस प्रकार से दिन भर हम क्या करते हैं कि जितनी मेरी और मेरे अपनों की शरीर की जरूरत है उसके लिए काम करते हैं, लेकिन यदि मुझे सुख शांति चाहिए तो हम व्यवहार के नियम को समझते हैं और उसको जीते हैं। तो इस प्रकार से ये एक जीवन विद्या का मूल बात है। इसके साथ साथ हम लोग ये देख पाए कि यदि मेरी आवश्यकताएं सुनिश्चित होती है और यदि मेरी संबंध प्रधान है, संबंध महत्वपूर्ण है, तो अब होता क्या है कि मेरी जरूरतों के जितना श्रम हम कर पाते हैं, क्योंकि वो अनंत नहीं हो गया, अब वो निश्चित है। तो इससे क्या होता है कि प्रकृति में संतुलन होगा। अगर मेरी आवश्यकताएं सुनिश्चित है और मेरे अंदर क्लियरिटी है कि भाई इससे सिर्फ मेरे शरीर की ही जरूरत पूरी होगी, मेरा मन नहीं भरेगा, तो हम उसकी अनंत उसकी ओर जाएंगे भी नहीं। एक तो ये बात हो जाएगी कि प्रकृति में संतुलन। दूसरा, यदि मैं व्यवहार के नियम के साथ जी रही हूँ तो संबंधों में तृप्ति होगी, शिकायत मुक्त स्थिति होगी। तो ये मेरा व्यवहार है जो मेरे संबंधों को और पुष्ट करेगा। तो मानव भी तृप्त होगा और प्रकृति भी संतुलित होगी। यदि मैं संबंध का निर्वाह सही करती हूँ तो परिवार में शिकायत मुक्त संबंध होंगे, समाज में अभयता रहेगी, क्योंकि अब हम शोषण नहीं कर रहे हैं, है ना। अब मेरे को पता है कि मेरी आवश्यकताएं सुनिश्चित है, उसे मैं प्राप्त कर सकती हूँ। इतना मटेरियल प्रकृति में है, तो हम शोषण नहीं करेंगे। शोषण नहीं करेंगे, विरोध नहीं होगा। विरोध नहीं होगा, आवेश नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, नक्सलवाद नहीं होगा। तो यदि हम मूल देखते हैं तो मूल यही समझ आता है कि मानव जीवन को नहीं समझ पाया है कि जीवन की चाहना क्या है, उसको पाने का तरीका क्या है। तो अगर ये हम समझ जाते हैं तो बहुत अच्छे से अपनी दिनचर्या को तय कर सकते हैं और खुद भी सुख शांति पूर्वक रह सकते हैं, अपनों को भी रख सकते हैं और प्रकृति में भी संतुलन हो सकता है। तो ये जीवन विद्या है। तो इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए 7 दिन मिनिमम से लेके 6 महीने तक के अध्ययन शिविर होते हैं। ठीक है, इतना पर्याप्त है अभी के लिए। अनीता जी, जीवन विद्या के बारे में जानकर हमें बहुत ही बेहद खुशी हुई। समझ में आया कि जिंदगी का ऐसा भी एक रंग हो सकता है। आई एम श्योर कि अभिभावक विद्यालय में भी कुछ ऐसा ही होता होगा। तो वी ऑल वुड लाइक टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अभिभावक विद्यालय। ओके, दूसरा प्रश्न है आपका, अभिभावक विद्यालय। जैसा कि मैं जीवन विद्या के बारे में आपको बताई
तो जब जीवन विद्या को समझ के 40-50 परिवारों को ऐसा लगा है ना कि हम लोगों ने संबंधों के साथ काम कर लिया है, अपने स्वावलंबन के लिए हम श्रम पूर्वक अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहे हैं, तो लगा कि अब हम समाज के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं, है ना। तो जैसे मैं अपने बच्चों के लिए तन मन धन लगाती हूँ, बच्चों में संस्कार स्थापित करती हूँ, बच्चों की जरूरतों को पूरा करती हूँ, तो वैसे ही शिक्षा संस्कार भी मैं अपनी उपयोगिता को स्थापित करने के लिए अभिभावक विद्यालय का कॉन्सेप्ट भी जीवन विद्या से ही निकला हुआ है। अभिभावक विद्यालय का अर्थ है कि जहाँ पर अभिभावक ही अध्यापक है ना। मतलब सभी मोहल्ले और एक गांव के जितने अभिभावक अगर आपस में मिल पाते हैं, उनको लगा कि हम ये काम कर सकते हैं, तो उन सब ने मिलके अभिभावक विद्यालय की स्थापना की। और इसके पीछे कॉन्सेप्ट जीवन विद्या का ही है कि जीवन को समझकर जीने की विधि और कार्य के नियम और व्यवहार के नियम को बच्चों में स्थापित करना। तो ये अभिभावक विद्यालय है। 10 साल पहले हम लोगों ने रायपुर में अभिभावक विद्यालय की शुरुआत की। उसका पूरा पाठ्यक्रम भी हम लोग के द्वारा ही बनाया गया है। तो बस इतना बता सकती हूँ कि पाठ्यक्रम में क्या अलग है अभी की परंपरा से। तो जो अभी पढ़ाया जा रहा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, साइंस, सब चीज है, बस हमारे विषय वस्तु अलग है। ठीक है, जैसे भाषा हमको सिखानी है, तो अभी जो भाषा सिखाई जाती है उसमें अपन अगर देख ही पाते हैं, चाहे वो हमटी जमटी हो या जैक एंड जिल हो, बंदर मामा हो, बिल्ली मौसी हो, बहुत सारी ऐसी कविता, कहानी, किस्सों से बच्चों को भाषा सिखाई जाती है। तो यहाँ पर उनके जो जिनका जीवन विद्या के जो प्रणेता है श्री ए नागराज जी, उनके मार्गदर्शन में एक पाठ्यक्रम तैयार हुआ है कि जैसे नर्सरी में जब बच्चा आता है तो हम उसको भाषा कैसे सिखाते हैं, तो उस समय माँ संबंध को केंद्र में रखते हैं। तो माँ की कविता, माँ के पाठ, माँ के संवाद। तो अब बच्चा भाषा भी सीख रहा है और माँ से भी जुड़ रहा है ना। तो माँ से लेकर धरती तक के संबंध को एक एक वर्ष करके हमने रखा है। सेकंड में पिता के उपकार को, पिता की सेवा को बताते हैं, उनकी कविता, उनके पाठ। माँ का साथ में रहता ही है, लेकिन प्राथमिकताएं ऐसे शिफ्ट होती जाती है। ऐसे ही भाई बहन संबंध, है ना, फिर कुटुंब, फिर शिक्षक, और फिर क्लास 2-3 में आके कि जो श्रम पूर्वक आपके पापा जी कपड़े लेके आते हैं, उसको कोई बना रहा है। आपकी मम्मी जी जो भोजन आपके लिए बनाती है, उस भोजन को कोई उगा रहा है। और जो आप मकान में रहते हैं, उस मकान को बनाने वाले भी हैं कोई। तो इस प्रकार से रोटी, कपड़ा, मकान का जो उत्पादन कर रहे हैं, जो निर्माण कर रहे हैं, उन परिवारों से, उन लोगों से हम बच्चों को मिलाते हैं और उनकी सेवा और उपकार को बच्चों को बताते हैं कि आज वो है तो हम कपड़ा पहन रहे हैं, वो है तो हम भोजन कर रहे हैं। तो ऐसे अपन आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट 4th तक जाके कि यदि धरती में वो गुणवत्ता नहीं होती तो हम ये सब भी नहीं कर पाते। मतलब भोजन कैसे उगा पाते? क्यों? क्योंकि धरती में वो बात है, धरती में वो गुणवत्ता है। तो जितनी भी सब्जी है, फल है, या फिर मकान का मटेरियल है, कपड़ा बनाने का मटेरियल है, ये सब हमको मिल कहाँ से रहा है? धरती से मिल रहा है। तो एक एक वर्ष पूरा बच्चों की ये विजन खोला जाता है कि उनके होने रहने में माँ से लेकर धरती तक हर एक इकाई का क्या प्रयोजन है ना, और उनका क्या आपके सहयोग है। तो बच्चे की एक दृष्टि खोलना ताकि बच्चों के अंदर कृतज्ञता मूल्य का प्रसव हो। यदि एक बार मानव के अंदर कृतज्ञता आ जाए तो फिर वो चाहकर भी अपराध नहीं कर पाता। मतलब यदि मुझे ये दिख जाता है कि मेरी माँ ने मेरे साथ इतना कुछ किया है, तो हम माँ के साथ अपराध नहीं कर पाते हैं, है ना। तो क्यों ना धरती तक माता, पिता, भाई, बहन, कुटुंब, परिवार, समाज और धरती, इन सबके उपकार और सेवा को बच्चे के चित्रण में डालना, ताकि बच्चा जब भी कोई अपने लिए निर्णय ले तो वो ये देखे कि कहीं मेरे परिवार का नुकसान तो नहीं हो रहा है, कहीं मेरे समाज का नुकसान तो नहीं हो रहा है, इसमें कहीं प्रकृति में असंतुलन तो नहीं आएगा। इन सबको ध्यान में रखकर अब वो अपने लिए कोई भी आजीविका का चयन कर पाएगा। तो ये एक बेस है व्यवहारिक शिक्षा के लिए। तो अभी हम 5वीं तक ही ये विद्यालय चला रहे हैं और जितनी भी बहनें हैं, जैसे हम अपने बच्चों के लिए कोई भी प्रतिफल अपेक्षा नहीं रखते हैं कि हम उनको कुछ दे रहे हैं तो कुछ हमको मिले, तो वैसे ही जितनी भी हमारी बहनें हैं
हम सब उपकार विधि से शिक्षा संस्कार दे रहे हैं बच्चों को। उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब शामिल है, लेकिन एक पर्पस के साथ, एक प्रयोजन के साथ। तो ये है अभिभावक विद्यालय का कॉन्सेप्ट। In this modern world where the pollution is the biggest problem for the earth, for human beings, for nature, but in such situation you have developed organic farming. So we all would like to understand that what is organic farming and आप इसमें कैसी क्रांति लाई हैं और कैसे आगे बढ़ रही हैं? ऑर्गेनिक खेती, फिर मैं वहीं से शुरू करूंगी कि ये पूरी समझ, ऑर्गेनिक खेती की भी समझ जीवन विद्या को समझने से आई कि ऑर्गेनिक खेती क्यों, है ना। तो एक तो है शिक्षा, जो अभिभावक विद्यालय की बात हुई, वहां पर हमको सॉल्यूशन मिलते हैं, हमारे विचारों में सॉल्यूशन आते हैं कि एक्चुअल में इस पूरे अस्तित्व के साथ हमारा जीना रहना कैसा हो, है ना। तो ये समाधान आने के बाद जब हम जीने जाते हैं तो हमारी कुछ आवश्यकताएं होती है जिसको हमको पूरा करना है। लेकिन अब यहाँ पर जो आ जाता है कि सर्व शुभ में मेरा शुभ समाहित है, ये समझ आने के बाद अब हम ऑर्गेनिक खेती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमको धरती को भी समृद्ध रखना है। हम जो खेती के द्वारा जो भी वस्तु प्राप्त कर रहे हैं और जो वस्तु हम समाज में देंगे, तो वहां पर जिनको भी ये मिले उन हर मानव के साथ भी पोषण हो उसका शरीर का, न कि शोषण हो। तो शरीर का भी पोषण हो, धरती का भी पोषण हो, वहां पर जो जीव जानवर हैं जैसे गाय, गौशाला है बहुत बड़ी, है ना। तो जितने भी परिवार अभी रायपुर में हैं, 40-50 परिवार, तो उन्होंने शहर में रहते हुए भी एक यहीं से 25 किलोमीटर की जगह है जहां पर जो जितना जमीन ले सकता था लिया, गौशाला, गौ पालन करते हैं और खेती बाड़ी। तो ऐसा भी नहीं है कि सब वही करें, लेकिन पूरे ग्रुप का एक तो लक्ष्य है कि जैसे मैं हूं, है ना, मैं खेती बाड़ी नहीं करती हूँ, लेकिन जो प्रोडक्ट हमारे भाई बहन उगा रहे हैं, जैसे कोई गेहूं का उत्पादन कर रहा है तो उनसे गेहूं लेना, कोई घी बना रहा है उससे घी लेना, एक परिवार है खांड बनाता है, गुड़ से शक्कर बनाता है, तो अब इन सबको लेकर मैं आटे के बिस्किट बनाती हूँ। तो एक तो खेती करना, गौपालन करना, और एक हर परिवार, मतलब हमको अपने बच्चों को जब हम शिक्षा दे रहे हैं तो ये भी बताना है कि हर शिक्षक अपने श्रम पूर्वक अपनी जरूरतों को पूरा करता है। वो किसी भी प्रकार के इस तरह के जैसे शिक्षा देकर व्यवसाय नहीं कर रहा है और न ही शोषण के द्वारा व्यवसाय कर रहा है, क्योंकि जो चीज हम बच्चों में डालना चाह रहे हैं उसको हमको करके दिखाना होगा। तो अभी हम सभी परिवार पूरी तरह से, काफी लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और उसमें पूरा गौमूत्र और गोबर का प्रयोग कर रहे हैं, और उस तरह से, और जितना परिवारों को जरूरत है परिवारों को मिलता है। और बाकी यहाँ पर एक आउटलेट है रायपुर में, वहाँ पर मैक्सिमम चीजें अब हमारी आ गई है कि लोग ले पाते हैं। लेकिन चूंकि ये व्यापार नहीं है, इसलिए जो जितना कर पाता है उतना देता है। तो पूरा ऑर्गेनिक का मतलब है बस इतना हम समझते हैं कि प्रकृति का संवर्धन हो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करना। तो हमको उत्पादन की परिभाषा हमको पता है कि गुणवत्ता को बढ़ाना उत्पादन है, किसी भी वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ाना उत्पादन है। तो हम सब जो भी काम करते हैं उसमें उस वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ाने का मेन ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार से बहुत बड़े स्केल में, और मेरे को लगता है पूरे देश में जहां भी जो भी इस जीवन विद्या को समझ पा रहा है ना, तो सिर्फ ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, सिर्फ वो बात नहीं है, उसके पीछे एक बहुत गहरी मानसिकता है कि सर्व शुभ में मेरा शुभ समाहित है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रकृति का भी संवर्धन करूं। तो बीज वृक्ष न्याय, मतलब अब सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बीज का संरक्षण हो, पानी का संरक्षण हो, है ना, ऊर्जा का संरक्षण हो। तो हर कोई ये ध्यान रख रहा है कि अगर हमारी अगली पीढ़ी आएगी तो हम उसको कैसे और अधिक संवर्धन करके दे पाए। तो बीज का संवर्धन, ऊर्जा का संवर्धन, है ना, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और जो नई पीढ़ी आए उसके शरीर का सही पोषण हो। तो इस प्रकार से हर कोई कुछ न कुछ इस प्रकार की एक वस्तु बनाता है और दे रहा है। उसका एक कारण ये भी है
कि सिर्फ हम घर में बैठ के समस्याओं की बात न करते रहे कि आजकल बाजार में ये मिलता है, ये मिलता है। तो ये बात भी हमको श्री ए नागराज जी ने कही कि बैठ के सिर्फ चर्चा मत करते रहना समस्याओं की, हर कोई एक चीज बना के बाजार में दे, ताकि बाजार को पता चले, एक विकल्प खड़ा हो। तो सभी परिवार कोई ना कोई चीज, अभी हमारी आहार से संबंधित और औषधि से संबंधित मैक्सिमम चीजें सभी परिवार मिलकर उत्पादन करना शुरू कर दिए हैं, और ये आगे मल्टीप्लाई होगा, ये विश्वास है। आज के ज़माने में जैसे ही एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है, माँ बाप के कई सारे विचार, कई सारे सपने उस बच्चे के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। उस बच्चे को बचपन से माँ बाप एक ही बात सिखाते हैं, हमें दूसरों से आगे रहना है। वी हैव टू बी अहेड देन everyone else, and the child learns from childhood only one thing, that is competition, especially in sports, like whether it's elocution competition or dance competition or singing competition or exams and sports में तो oh my god, जो बच्चों पे अत्याचार होता है वो कुछ अलग ही तरह का होता है। तो अनीता जी, मैं ये समझती हूँ कि आपकी संस्था में आप बच्चों को स्पोर्ट्स की भी एक ऐसी समझ देती हैं कि जहाँ वो बच्चे उस स्पोर्ट्स को एंजॉय करें और अपनी ज़िंदगी में स्पोर्ट्स को एक अहम हिस्सा खुशी खुशी बना लें। तो आपकी ये जो संरचना है स्पोर्ट्स के बारे में स्पेशली, वो हम सब समझना चाहेंगे। ठीक बात है ना। मतलब खेल का जैसा आज के समय में जो है ना, कि खेल एक प्रतियोगिता का वो बन गया है। तो अभिभावक विद्यालय में फिर मैं वही कहूंगी कि चूंकि यहाँ एक जीवन विद्या के कॉन्सेप्ट में है, तो सबसे पहली बात कि प्रतियोगिता से मुक्त खेल है ना। कोई किसी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं है। बच्चों के अंदर ये समझ स्थापित करते हैं कि खेलना क्यों। तो खेलना क्यों, जब हम क्यों बोलते हैं तो यही पर्पस होता है। तो खेलने का पर्पस है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, तो मेरा शरीर स्वस्थ रहे इसलिए खेलते हैं। और भाई बहन संबंध, मतलब भाई बहन के साथ साथ रहने का जो सुख है वो बच्चे में जाए कि साथ साथ रहना क्या होता है ना। तो जब भी हम प्रतियोगिता की बात करते हैं, आगे बढ़ने की, जब बच्चे में कोई प्रवृत्ति देखते हैं है ना, तो हम बच्चों के साथ वहाँ संवाद करते हैं कि आप अकेले रहना चाहते हो कि सबके साथ रह के खुश होते हो। तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर होता है कि मुझे सबके साथ रहना है ना। ये उनकी स्वाभाविक मूल प्रवृत्ति है। तो अपन उनको ये बता पाते हैं कि यदि आप हार जीत में रहोगे तो क्या होगा, आप आगे बढ़ोगे। आगे बढ़े मतलब आपने अपने भाई बहनों को पीछे छोड़ दिया। तो आप अगर आगे बढ़ोगे तो आप अकेलेपन की ओर जाओगे, और अगर आप साथ में रहोगे तो सब भाई बहन आपके साथ में रहेंगे। तो हम लोग को ये, मतलब अध्यापक और अभिभावक को ये क्लियर रहता है। बच्चों के साथ इतनी बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन बच्चों के साथ बहुत छोटी छोटी बात में ये समझाया जाता है कि यदि आपको जो आता है वो आप सिखा पाते हो, है ना, अगर आपको कुछ समझ में आया वो अपने भाई बहन को समझा पाते हो, तो हम श्रेष्ठता की ओर जाते हैं। मतलब अब ये सब आपके साथ बने ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि आपने जो सीखा वो सिखाया, जो समझा वो समझाया। लेकिन यदि हम आगे बढ़ने की ओर जाएंगे और अपने भाई बहनों को पीछे छोड़ेंगे तो हम विशेषता की ओर जाएंगे। तो हमें विशेषता की ओर जाना है या श्रेष्ठता की ओर जाना है ना। तो विशेषता की लाइन में आप आगे अकेले रह जाओगे और श्रेष्ठता में आप साथ साथ रहोगे। तो प्रतियोगिता मुक्त स्थिति है खेल की हमारे यहाँ। और दूसरी बात है कि बच्चों को ये भी बताया जाता है कि शरीर भी स्वस्थ क्यों रखना है। तो शरीर स्वस्थ इसलिए रखना है क्योंकि आप बड़े होंगे तो आपको श्रम करना है। तो श्रम करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। तो खेल क्यों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और शरीर स्वस्थ क्यों, आगे जाकर हमको श्रम करना है, क्योंकि श्रम पूर्वक ही हमको समृद्धि और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। तो ये एक खेल का कॉन्सेप्ट है हमारा, और ये बहुत बढ़िया सफल हो रहा है। हमारे बच्चे बहुत अच्छे से जवाब भी दे पाते हैं। कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ स्वयं स्फूर्त खुश होना और खेलना। और खेलते समय ये ध्यान रखना कि कोई मेरे भाई जी बहन जी अकेले नहीं है। कोई गिर गया है तो रुकना, उसको देखना, उसको संभालना, है ना। और इसके इतने सुंदर सुंदर मानविक उदाहरण हमारे सामने आए बच्चों के
जो कभी भी हमारी एक बुक बनेगी तो उसमें आप लोग पढ़ पाएंगे कि सचमुच में हर बच्चा चाहता है कि सब मेरे साथ रहें, सबके साथ मैं रहूं। कभी भी कोई भी बच्चा अकेलेपन की ओर जाना नहीं चाहता है। कहीं ना कहीं ये हमारी ही शिक्षा पद्धति में कोई कमी है कि हम बच्चों को कंपटीशन में ले जाकर अकेलेपन की ओर ले जाते हैं। इसको सोचना चाहिए हम सबको। बढ़िया। अनीता जी, आपके यहाँ पे एक सिस्टम बहुत ही बढ़िया है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हूँ। आपके यहाँ बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं, उनके माँ बाप को आप सिखाते हैं हाउ टू बिकम अ टीचर, and then those parents get associated with your institute, with your school, with your पाठशाला, कि जहाँ पे वो और बच्चों को भी पढ़ाएं। तो आप एक सुशिक्षित समाज की जो रचना कर रही हैं, ये मॉड्यूल आपने कैसे डेवलप किया? ठीक बात है रीटा जी, जैसा कि अभी जितनी भी बात हुई अभी तक है ना, तो कैसे हम विद्यालय में मतलब इसको कैसे हम कर पा रहे हैं कि माता पिता ही अभिभावक की अध्यापक बन सकते हैं। तो सिर्फ एक विश्वास स्थापित करने की बात है। ऐसा हम लोग देख पाए कि एक्चुअल में अभी तक ना चूंकि हम डिपेंड हैं, तो अच्छा पढ़ा लिखा अभिभावक भी ये विश्वास नहीं कर पाता है कि मैं अपने बच्चे को शिक्षा दे सकता हूँ, है ना। मतलब बहुत अच्छा जीने वाले अभिभावक भी अपने अंदर ये विश्वास नहीं ला पाया है कि मैं संस्कार दे सकता हूँ। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि बिना किसी ये काम कोई और करेगा, ये काम कोई और करेगा। तो इस तरह से विश्वास को स्थापित करना सबसे पहले, तो उसके लिए ये भी 2 साल का पूरा जीवन विद्या का अध्ययन करते हैं सब, और हम लोग सब है ना एक सामान्य गृहस्थ के जैसे जीते हुए एक प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं कि भाई ये कोई विरक्ति का रास्ता नहीं है। मतलब जीवन विद्या को यदि हम देखेंगे तो भौतिकवाद और आध्यात्मवाद की एक मध्यस्थ प्रक्रिया है। कैसे कि न तो ये भौतिकवाद है कि भाई दिन भर आप भोग में डूबे रहो, ठीक है ना, और न ही ये आध्यात्मवाद है, मतलब न ही ये विरक्ति का रास्ता है। तो जो है, जैसे मेरा परिवार है तो वहां पर मैं कार्य व्यवहार से ही कर पाऊं, और समाज है तो समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी है उसे पूरा कर पाऊं। तो ये जो विश्वास जाता है, प्रकृति में संतुलन के लिए भी मेरी जिम्मेदारी है। तो इन जिम्मेदारियों को वहन करने का विश्वास हम अभिभावकों के अंदर डालते हैं, और अपनी उपयोगिता को पाकर हर व्यक्ति तृप्त होता है। ये अपन देख ही पाते हैं, चूंकि हमने खुद में देखे हैं तो ये बात हम संप्रेषित भी कर पाते हैं। तो ये विश्वास स्थापित करते हैं। तो हम लोग अभी तक ये देखें कि हर 2 वर्ष बाद 7 या 8 अभिभावक, मतलब चूंकि प्राइमरी स्कूल है तो यहाँ पर सभी महिलाएं टीचर है ना। तो जो मम्मी अभिभावक है वो 2 साल के अध्ययन के बाद अध्यापक पद में आ जाती हैं। इसका एक सबसे बड़ा वो ये है कारण कि अभिभावकों द्वारा ही शिक्षा संस्कार की जिम्मेदारी वहन की जाए और इसकी निरंतरता बने, मतलब व्यवसाय से मुक्त करना शिक्षा को। और दूसरी बात है कि हर अभिभावक में उसके अपने पास प्रतिभा है, प्रतिभा संपन्न है, साधन संपन्न है, तो उसका सदुपयोग यदि करना है तो शिक्षा संस्कार में किया जाए ताकि नई पीढ़ी तैयार हो। तो एक तो ये विश्वास स्थापित करना, और हर अभिभावक उस जगह पे खड़ा हो पाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये, तो ऐसा हो भी रहा है। दूसरी बात है कि अभी ये भी चल रहा है 8 साल बाद हम ये कि मोहल्ले मोहल्ले अभिभावक विद्यालय की प्री प्राइमरी खोलना। उसके लिए अब मोहल्ले की ही बहनों को उस विश्वास से तक लेके आना कि आप लोग सब इकट्ठे हो और मोहल्ले के बच्चों के साथ प्री प्राइमरी का काम शुरू करें। तो उसका पूरा सिलेबस बना हुआ है, सारी कविताएं, पाठ, कोर्स पूरा तैयार है। तो अपन बस यही चाहते हैं कि हर अभिभावक कम से कम 10 वर्ष तक बच्चों की पूरी जिम्मेदारी ले, 10 वर्ष तक उसका बेस तैयार करे। और उसके बाद मतलब यदि आपके घर में बच्चा होता है या होने वाला है तो गर्भ से लेकर प्राइमरी स्कूल तक आपका मेन प्रोजेक्ट आपका बच्चा हो। अगर ऐसा होने लग जाएगा तो जो ये हम 40-40 साल के बच्चों को भी बोलते रहते हैं कि तुम समझते नहीं हो, तुमको कुछ समझ नहीं है, ये ना उस बच्चे के लिए ठीक है ना हमारे लिए ठीक है। और 40 साल का बच्चा जब माता पिता को ये कहता है कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, आपने मेरे लिए किया ही क्या है, तो ये भी माता पिता के लिए दुखद स्थिति है। तो 10 वर्ष बच्चा 10 वर्ष का हो तब तक यदि सिर्फ मम्मी अपना मेन प्रोजेक्ट बच्चे को मान ले
और यदि वो जॉब कर रही है तो जॉब को थोड़ा ब्रेक कर ले, यदि वो कुछ और चीज में है तो ब्रेक कर ले, तो वो बच्चा आगे जाकर एक ऐसा नागरिक बनेगा जो माता पिता का भी सम्मान करेगा और समाज में जो काम करेगा उससे माता पिता का गौरव भी बढ़ेगा। तो इस बात की प्रेरणा देकर हम माता पिता को तैयार करते हैं और ऐसे कई परिवार तैयार होते भी जा रहे हैं और ये बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है हमारा पूरा एक छोटा सा प्रयास है अभी, लेकिन चूंकि सही चीज है तो लोगों को स्वीकार हो रही है और पूरा विश्वास है कि बहुत सहजता से हम बच्चों का शिक्षा संस्कार कर पाएंगे। तो ये बात है। तो बहुत बढ़िया, बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन जितना भी अभी समय के हिसाब से मैं कह पाई, बता पाई। और इसके लिए यदि और आप लोग को बहुत जानना हो तो अभिभावक विद्यालय के नाम से ही सब में, YouTube में और सब में अभिभावक विद्यालय रायपुर का, जीवन विद्या, कुछ भी आप डालेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने सुनने मिल सकता है इसके बारे में। बढ़िया रीटा दीदी, खूब खूब धन्यवाद करती हूँ मैं आपका, है ना, कि आपने मुझे इस योग्य समझा। तो बढ़िया, थैंक यू वेरी मच।